हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो वापस से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे। थ्योरी काफ़ी पढ़ लिए, थ्योरी चलेगा, अभी कुछ और टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह भी कर लेंगे। साउंड में भी थोड़ा पोर्शन रह गया है, उसको भी देखेंगे। आज थोड़ा अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं वापस से, ठीक है। थोड़ा रिकैप होता रहे, क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज होता रहे ताकि टच बना रहे सही से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। अनु एंड एमी परचेज्ड आइसक्रीम्स इन प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स। तो पहले ये आप लोग समझ लो कि ये जो अनु है ना, ये है अनु और ये है एमी। ये लोग आइसक्रीम खरीदा है ना, ये इसका बॉल जैसा है, प्लास्टिक बॉल जैसा नहीं, ये इसका आइसक्रीम कुछ ऐसा है ना, ऐसा वाला, ठीक है। और एमी का जो आइसक्रीम है वो कोन की तरह ऐसा होता है ना, ये कॉर्नेटो टाइप है ना, ये इसका आइसक्रीम कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये आइसक्रीम ले लिया दोनों साइंस फेयर पे, और बोल रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग देयर आइसक्रीम अनु स्टेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वेर फिल्ड विथ आइसक्रीम और इम्पटी, दोनों के केस में अनु और एमी दोनों बोल रहा है, अनु कह रही है ना, अनु एमी जो भी है, अनु का कहना है कि या तो कोन और जो इस प्लास्टिक बॉल है जो स्फेरिकल इन शेप है वो या तो खाली है या तो भरा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम रहता है, अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। या तो वो आइसक्रीम से भरा हुआ है दोनों, ये प्लास्टिक बॉल और ये कोन दोनों आइसक्रीम से भरा हुआ है या खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो क्या आप अनु से एग्री करते हो? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि बैलेंस रहता है बॉडी उस पॉइंट के अबाउट, है ना। एवरेज वेट बॉडी का जहाँ पे एक्ट करता है, कह सकते हैं वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और थोड़ा टेक्निकल कहें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट उस बॉडी में जितना पार्टिकल है, सारे पार्टिकल के वेट की वजह से, वेट एक फोर्स है, तो उसकी वजह से जो मोमेंट बन रहा है उस बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स की वजह से, सबका अलजेब्रिक सम 0 अगर किसी पॉइंट पे होता है बॉडी में तो वही कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेक्चर डला हुआ है, आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले समझ लो सही तरीके से। तो ठीक है, तो जब भरा हुआ है और जब खाली है दोनों बात कर लेते हैं, है ना। देखो अनु वाले आइसक्रीम में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। या तो ये खाली हो, एम्प्टी हो आइसक्रीम से, आइसक्रीम नहीं भरा है इसमें, या ये फुल हो, है ना, ये भरा हुआ हो, है ना, फिल्ड हो या खाली हो। स्फेयर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्फेयर के केस में हॉलो हो या सॉलिड हो, है ना, भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फेयर हो जाएगा, है ना। तो खाली हो या सॉलिड हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम। और वो कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, जो सेंटर ऑफ द स्फेयर पे कह सकते हो आप, है ना। इसका मिड पॉइंट इसका यहाँ पे सेंटर पे, है ना, ये सेंटर पे होगा, यहाँ पे यहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर पे ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे होगा, ये इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई। अब एमी का है कोनिकल शेप, है ना, कोनिकल शेप है, इसमें थोड़ा दिक्कत है। जब कोन इम्पटी होगा तो ये हॉलो कोन की तरह होगा, खाली, है ना, वो सिर्फ बिस्किट होगा, वो कॉर्नेटो के अंदर कुछ भरा नहीं होगा, आइसक्रीम नहीं होगा, है ना, हॉलो बिस्किट होगा, बस खाली खोखला होगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हॉलो वाले में, वो होता है h/3 फ्रॉम बेस, है ना, बेस। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इधर वाले एंड को बेस बोला जाता है, या फिलहाल अभी इसको आप ओपन एंड कह सकते हो, ओपन एंड कह सकते हो। और जो नीचे यहाँ पे है इसको बोला जाता है एपेक्स, है ना। तो h/3 फ्रॉम बेस या कह लो ओपन एंड, है ना, ओपन एंड के तरफ से h/3
डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हॉलो कोन में। और यही जब सॉलिड कोन होगा, ये कोन कैसा होगा, सॉलिड, तो ये होगा h/3 फ्रॉम ओपन एंड, ओपन एंड से h/3, मतलब यहाँ ऊपर से, यहाँ से ये ये क्या है, सॉरी सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, जरा ध्यान रखना है, h/4, सॉरी सॉरी, थोड़ा इसको आप लोग कलेक्ट कर लोगे, h/4 फ्रॉम ओपन एंड, जब सॉलिड होगा, है ना, जब सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये अभी मान लो पहले एम्प्टी वाला है, तो ये h/3, और यही जब इसके अंदर आप आइसक्रीम भर दोगे, है ना, इसके अंदर आप ऐसे करके मान लो ये पूरा आइसक्रीम भर दिए, इसके अंदर आप आइसक्रीम भर दिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/4, ठीक है। ये पहले क्लियर हो गया। तो यहां से ये कंक्लूजन मिला हमको, तो अनु से बिल्कुल भी एग्री नहीं करना है, गलत बोल रही है ना, अनु गलत बोल रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करेगा, है ना, ये आपको क्लियर हो गया। हॉलो या मतलब स्फेयर के केस में अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन कोन के केस में अनचेंज्ड नहीं रहेगा, ये आपको लिखना है। स्फेयर के केस में अनचेंज्ड रहेगा, सेम रहेगा हमेशा, लेकिन कोन के केस में चेंज कर जाएगा। हॉलो जब इम्पटी था, कोई आइसक्रीम नहीं था, तब होगा h/3 फ्रॉम द ओपन एंड, और जब उसमें आइसक्रीम डाल देंगे तो h/4 फ्रॉम द ओपन एंड, है ना, सॉलिड हो जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ चले अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हेन श्याम द बैंड लीडर स्ट्रक बोथ द बास ड्रम and kettle drum with equal force, the bass drum emitted a sound measuring 120 decibel, whereas the kettle drum produced a sound of 90 decibel। तो इस डिस्क्रिपेंसीज को, लाउडनेस में जो चेंज आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बास ड्रम है और ये केटल ड्रम है, तो बास ड्रम ये दोनों वाइब्रेटिंग बॉडी है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया है, बास ड्रम का सरफेस एरिया ये ज्यादा है, ठीक है, और केटल ड्रम का सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल है ना, सरफेस एरिया कम है, ठीक है। और हमको ये पता है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट करना है, वो जो बजाने वाले हो डम डम उसमें, है ना, बास और केटल ड्रम में, तो बास ड्रम वाले का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है ना, और केटल वाले का कम है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लाउडनेस उतना ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखो बास ड्रम का 120 डेसिबल है लेवल ऑफ साउंड, और केटल ड्रम का ये 90 डेसिबल है लेवल ऑफ साउंड, है ना। तो इससे ये समझ में आ गया। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उसमें जब आप बजाओगे तो वाइब्रेशन जो निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा एयर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, है ना। तो बड़े वाले ड्रम से जो वाइब्रेशन निकलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा एयर मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, तो ज्यादा लाउड साउंड होगा, है ना। और केटल ड्रम से एनर्जी जो जाएगा वो कम एयर मॉलिक्यूल्स तक कम एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, है ना, उससे जो एनर्जी निकलेगा वो कम एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर पाएगा, तो उसका लाउडनेस कम होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से अफेक्ट पड़ता है लाउडनेस को। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। तो कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या है, 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो इसमें तो जूल तो अपना एसआई में है ही, तो बस ये ग्राम को थोड़ा कर लेना है केजी में, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट को थोड़ा कर लेना है डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो मामला ओके रहेगा, ठीक है। तो ग्राम को केजी में कैसे बदलेंगे, तो हमको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, या इसको ऐसे पलट के लिखें, 1000 ग्राम में 1 केजी, तो 1 ग्राम में कितना केजी, 1/1000, या इसको लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 3 केजी। ये केजी आ गया ऐसा यूनिट, 1/10 पे पावर 3। ये हम लोग ग्राम की जगह रख देंगे, है ना।
अब आगे बात कर लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे। तो आगे का स्लाइड यूज़ करते हैं एक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट को, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हो, है ना, थर्मामीटर के लिए। तो उसका जो लोअर लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, या जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हो, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है यूएफपी, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हो, तो ये हम लिखने जा रहे हैं सेल्सियस स्केल के लिए, और ये लिखने जा रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। तो ये जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस में, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ये 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के केस में ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो सेल्सियस स्केल में देखो ये डिवीजन कितना हुआ 100 का, और फ़ारेनहाइट में ये देखो डिवीजन कितना हो गया, ये हो गया 081, 180 का, है ना। 180 का डिवीजन हो गया, 180 का क्या हो गया डिवीजन। तो सेल्सियस स्केल में लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो डिवीजन है 100 का, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है जो फ़ारेनहाइट में लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसके। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका 100 डिवीजन, यानी कि डिग्री सेल्सियस में, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 180 डिवीजन, है ना। ये समझ में आ रहा है। ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें कैसे बढ़ रहा है वैल्यू, 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो वही अगर हम जानना चाहें कि फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू, यहाँ तो सेल्सियस में क्लियर दिख रहा है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। फ़ारेनहाइट में कैसे बढ़ रहा है। फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि 1 डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में कितना है, फ़ारेनहाइट में 1 डिवीजन का वैल्यू कितना है, ये पता करना चाह रहे हैं, है ना। तो सेल्सियस का 100 डिवीजन, क्योंकि वो तो जो अपर और लोअर है वो तो फिक्स है ना, अपर और लोअर, वो गैपिंग तो वही बात करनी है। तो सेल्सियस का 100 ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 180 किसका, फ़ारेनहाइट का, क्योंकि अपर और लोअर के बीच फ़ारेनहाइट में 180 गैप है, और सेल्सियस में 100 है। तो इसका 1 डिवीजन या 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, इसका इसका 100 डिवीजन या 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका 1 डिवीजन कितना कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यूनिटरी मेथड 180/100, इसका 180 के कॉरेस्पॉन्ड है। तो इसका एक कितने के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो एक, ये 0 0 कट गया, और ये आ गया 18/10 यानी कि 1.8। मतलब सेल्सियस में आपका 1 डिग्री बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री बढ़ेगा। मतलब सेल्सियस में 1 डिवीजन का वैल्यू आपका 1 डिग्री है, सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में 1 डिवीजन का वैल्यू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। ये समझ में आ रहा है, पहले ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और हमको सेल्सियस में जाना है तो इसको उल्टा करके लिखें, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस के। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 1/1.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को वहाँ पे लाके पटक देना है। तो यहीं पे रख देते हैं 1 जूल, ये नीचे है पर ग्राम, ग्राम की जगह क्या लिखेंगे 1/10⁻³ kg हो गया अब ये, और ये डिग्री सेल्सियस, ये kg हो गया, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1/1.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों ऊपर चले जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे है, दोनों ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जूल, और ये kg और डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, ये 10⁻³ ऊपर और 1.8 ऊपर। तो डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो यहाँ से 10⁻³ से एक 10 हटेगा तो 10⁻² बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² × 18, है ना। यहाँ से एक एक काटो, यहाँ पे 2 बचा,
10⁻² इंटू 18 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और इसको आप लिख सकते हो 1800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से होगा। तो सेल्सियस का 100 डिवीजन फ़ारेनहाइट के 180 डिवीजन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस का कितने फ़ारेनहाइट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा? 1.8। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बी पार्ट है इसका। ये ए पार्ट का तो आ गया नहीं, 1800 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये एसआई में आ गया। वाई डज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर है ना, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, हैव 336 जूल मोर हीट एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो बोल रहा है आइस से वाटर के पास एक्स्ट्रा 336 जूल ज़्यादा हीट एनर्जी क्यों है? तो बहुत सिंपल सी बात है, 0 डिग्री आइस से जब आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाओगे यहाँ से यहाँ, तो क्या होता है यहाँ पे स्टेट चेंज होता है, फेज चेंज होता है ना। टेम्परेचर नहीं बदलता, देखो 0 का 0 ही रहा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, टेम्परेचर नहीं बदलता, क्या बदलता है? स्टेट, फेज चेंज होता है। तो फेज चेंज के समय जितना हीट एनर्जी लगता है वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के में रिफ्लेक्शन नहीं होता कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है हीट एनर्जी का फिर? तो हीट एनर्जी उसमें हिडन हो जाता है, छिप जाता है ना, जिसको कहते हो आप लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट। तो क्या होता है फिर इस हीट एनर्जी का? ये हीट एनर्जी यूटिलाइज होता है आइस को वाटर बनाने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, है ना। आइस से वाटर बनाने के लिए हीट एनर्जी यूटिलाइज होता है ना, टू ओवरकम द बॉन्ड्स, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, है ना। तो ये हीट एनर्जी यहाँ चले जाता है। तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी क्यों है? बिकॉज वो हीट एनर्जी यूटिलाइज होता है स्टेट चेंज कराने में, ये आपको लिखना है। बिकॉज फ्रॉम 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन स्टेट चेंज और फेज चेंज, है ना। इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। तो ये आपको लिखना है, इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट उसके पास है। ठीक है, ये तीसरा का बी भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबा रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गोल्ड एटम है, एटॉमिक नंबर 79 है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, जो होता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और दो द टोटल पॉजिटिव चार्ज possessed by nucleus is much higher than negative charge of electron, there is no displacement of electron in the direction of force। तो बोल रहा है नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन ऑर्बिट। तो कौन सा फोर्स है ना, ये कहानी होती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये यहाँ पे न्यूक्लियस में होता है ना, और ये ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये ऑर्बिट होता है। और इसके बीच जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लगता है ना। चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है कि नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। तो देखो ऑर्बिट क्वेश्चन में बताया है सर्कुलर। तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में जब सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल का हो तो समझ लेना है आपको क्या, सीधा सीधा वहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही जिम्मेदार है सर्कुलर मोशन कराने के लिए। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगने वाला एक फोर्स, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछा है नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये फोर्स हट जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स अब्सेंट हो जाए, ये बी पार्ट का आंसर कर रहे हैं, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को? देखो इलेक्ट्रॉन जब या कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में घूमती है या किसी कर्वेचर वाले पाथ में घूमती है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? कर्वेचर वाले रास्ते में
वो किसी समय जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके बताते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके एक टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। ये लाइन कर्वेचर को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है ना, मान के फिलहाल के लिए समझ के चलो उसको। तो ये टेंजेंट बनाते हैं। तो किसी कर्व वाले पाथ में या सर्कुलर पाथ में कर्वेचर होना चाहिए, वहां पे कैसे बताया जाता है, डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, ये टेंजेंट के अलोंग जाने लगेगा, है ना। इधर इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑर्बिट छोड़ के इधर चलने लगेगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे बताया जाता है। तो वो टेंजेंट के अलोंग ही चलने लगेगा, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो। सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करता है, हर एक पॉइंट पे इस पे लगातार सेंटर की तरफ, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर इधर सेंटर की तरफ, यहाँ पे आया, फिर सेंटर की तरफ, यहाँ पे आया, फिर सेंटर की तरफ, हर समय उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लग लग के उसको मजबूर करता है कि वो सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहे, सर्कुलर पाथ में बना रहे, है ना। सेंटर की तरफ फोर्स लग लग के, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगा, तो ये बी पार्ट का आंसर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वुड मूव along tangent to circular path। सर्कुलर पाथ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करता है, बार बार उधर जाने से बोलता है उधर मत चल जाना, आओ इधर सर्कुलर पाथ में ही घूमो, फिर आगे गया, फिर जाना चाहता है उधर, आओ इधर, है ना। तो इसको हमेशा सर्कुलर पाथ में पकड़ पकड़ के लाते रहता है कि सर्कुलर पाथ में बने रहो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो इन द गिवन सर्किट, ये अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर, है ना। देखो ये एमीटर लगा हुआ है जो करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है ना, बाय अ वोल्ट मीटर। एमीटर की जगह क्या लगा दी, वोल्ट मीटर, है ना। इसको हटा के यहां लगा दी वोल्ट मीटर इसकी जगह, एमीटर की जगह, बाय मिस्टेक। तो बोल रहा है क्या सर्किट वर्क करेगा। सर्किट का वर्क करने का क्या मतलब है, मतलब करंट फ्लो करेगा क्या, है ना। बैटरी लगाए हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिए हो, तो करंट फ्लो ही कराना चाहते हो। और ये R1 R2 आपका कोई रजिस्टर है या कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट में रेजिस्टेंस होता है, बल्ब है, फैन है, कुछ भी है ना। तो क्या करंट फ्लो करेगा, हम तो यही कराना चाहते हैं ना, सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस देके। तो सर्किट विल वर्क का मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा। तो देखो वोल्ट मीटर जो होता है इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है ना। हाई रेजिस्टेंस मतलब ऐसा समझो इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को। इसीलिए आप लोग देखे होंगे हमेशा सर्किट में अगर हमको वोल्टेज मेजर करना भी है वोल्ट मीटर की मदद से, तो वोल्ट मीटर को देखना पैरेलल में लगाया जाएगा, है ना। पैरेलल में ऐसे मान लो ऐसे कोई सर्किट है तो वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे करके ऐसे ऊपर से लिया जाएगा पैरेलल में, इसी के साथ नहीं सीरीज में लगाया जाता है। करंट वे नहीं फ्लो करेगा, है ना, करंट वे नहीं फ्लो करेगा। तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, एक हाई रेजिस्टिव डिवाइस है वोल्ट मीटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो इट विल ऑफर अ लार्ज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द सर्किट, है ना। तो सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो फिर बात ही खत्म। तो यही आपको इसमें आंसर करना है कि वोल्ट मीटर having high resistance obstruct the flow of current or do not allow the flow of current, so circuit will not work properly, circuit will not work properly। ठीक है।